टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी तापमान के वितरण पर, यानी जब अधिक प्रभाव पड़ रहा है, किसका अधिक प्रभाव पड़ रहा है, यानी अक्षांशों का अधिक प्रभाव पड़ रहा है, तो मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के औसत वार्षिक तापमान को बताती हैं, वह पूरब से पश्चिम की ओर ही खींची जाती हैं। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फैक्ट है ये। देखिए इसी के साथ हम इस बिंदु को कंप्लीट करके सेकंड बिंदु की ओर हम आगे अग्रसर हो जाएंगे। हम बात करते हैं कि जो तापमान का वितरण है ना, उस तापमान के वितरण की बात करें, यानी तापमान जो वितरण है, तापमान वितरण पर, किस पर, तापमान वितरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांशों का प्रभाव पड़ता, तापमान वितरण पर किसका प्रभाव पड़ता है, तापमान वितरण पर अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। तो तापमान वितरण पर जब अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है तो यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं किस पर है, यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं किस पर होती हैं, मानचित्र पर, मानचित्र पर समताप रेखाएं, मानचित्र पर समताप रेखाएं जो वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं, यानी जो कौन से तापमान को प्रदर्शित करती हैं, यानी वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं। कौन से तापमान को प्रदर्शित करती हैं, वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं, वह समताप रेखाएं, वह समताप रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। कहाँ खींची जाती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। तो हम ये कैसे नकार कर सकते हैं कि अक्षांशों का प्रभाव या अक्षांश का प्रभाव वायु टेम्परेचर पर नहीं, वायु टेम्परेचर पर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। हम ये कह रहे हैं तापमान वितरण पर अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है, अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है, हम मान रहे हैं। मानचित्र पर समताप रेखाएं जो वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं, किसको यानी प्रदर्शित करती हैं, यानी मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, मानचित्र पर वह समताप रेखाओं की यदि हम आपसे बात करें कि मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, वह समताप रेखाएं यानी वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं, मानचित्र पर जो समताप रेखाएं होती हैं, वह समताप रेखाएं वार्षिक तापमान को क्या करती हैं, वार्षिक तापमान को प्रदर्शित करती हैं। उन समताप रेखाओं को जो ट्रेसिंग की दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ही ओर ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश भी किसको प्रभावित करता है, वायु के टेम्परेचर को प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट बिंदु की ओर चल रहे हैं, जो हमारे पास में सेकंड क्रम में जो बिंदु आ रहा है, यदि हम उस बिंदु की ओर बात करें तो हमारे पास में सेकंड क्रम में बिंदु आता है ऊंचाई। क्या हमारे पास में सेकंड क्रम में जो बिंदु आ रहा है वह बिंदु आता है ऊंचाई का बिंदु, यानी ऊंचाई का भाव आ रहा है हमारे पास में। देखिए ऊंचाई वायु के तापमान को किस प्रकार से प्रभावित करती है, कैसे, हम बात कर रहे हैं आपसे ऊंचाई की, अल्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि अल्टीट्यूड किस प्रकार से
वायु के तापमान को प्रभावित करता है। यानी हम अल्टीट्यूड की बात करें तो अल्टीट्यूड किस प्रकार से वायु के टेम्परेचर को क्या करता है, प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। यानी किसी स्थान विशेष के तापमान पर वहाँ के समुद्र तल से ऊंचाई का विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि किसी स्थान विशेष के यदि हम टेम्परेचर की बात करें, किसी स्थान विशेष के वायु के टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो वायु के टेम्परेचर पर जो समुद्र से ऊंचाई होती है, समुद्र तल से ऊंचाई होती है, उस समुद्र तल से ऊंचाई का विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी सी लेवल से हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वहाँ के टेम्परेचर में वेरिएशन यानी वहाँ के तापमान में अंतर या भिन्नता आती जाएगी। क्या आती जाएगी? भिन्नता आती जाएगी। यानी वायुमंडलीय जो ऊष्मा होती है, उस वायुमंडलीय ऊष्मा का प्रत्येक स्रोत यानी भू क्या होने के कारण, भूतल होने के कारण धरातल से दूरी बढ़ने के साथ, यानी जो वायुमंडल से आने वाली जो ऊष्मा है, उस वायुमंडलीय ऊष्मा का जो डायरेक्ट जो सोर्स है, जो प्रत्यक्ष स्रोत है, वो क्या है? भूतल है। भूतल है यानी जो वायुमंडलीय जो ऊष्मा है, इस एटमॉस्फेयर में जो हीट पाई जाती है, जो ऊष्मा पाई जाती है, इस ऊष्मा का जो प्रत्यक्ष स्रोत है वह प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में क्या है? भूतल है। तो हम भूतल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी भूतल से जैसे जैसे यदि हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे दूरी बढ़ने के साथ साथ वहाँ के वायु के तापमान में क्या आती जाती है? वहाँ के वायु के तापमान में कमी आती जाती है। कैसे कैसे हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि मुख्य रूप से हम आपसे बात करें कि वायुमंडलीय जो ऊष्मा है, वायुमंडल में जो हीट पाई जाती है, उस वायुमंडलीय हीट का यदि हम बात करें आपसे, जो हमारे पास में प्रत्यक्ष स्रोत आता है वह प्रत्यक्ष स्रोत भूपटल यानी भूतल आता है। यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा का प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है? देखिए मैं एक लाइन के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी वायुमंडलीय ऊष्मा का प्रत्येक स्रोत, वायुमंडलीय ऊष्मा का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? वायुमंडलीय ऊष्मा का प्रत्यक्ष स्रोत यानी क्या है? भूतल है। यानी वायुमंडलीय ऊष्मा का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? भूतल है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम भूतल से ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, जैसे जैसे हम भूतल से ऊंचाई की ओर जाते जाते हैं, वैसे वैसे यानी तापमान में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात तापमान में कमी आती जाती है। क्या आती जाती है? तापमान में कमी आती जाती है। यदि हम दूसरे कारण की आपसे बात करें कि धरातल के समीप क्या होती है, धरातल के जो समीप है वह धरातल के समीप हवा क्या होती है? हवा भारी होती है। यदि मैं धरातल के समीप की बात करूं तो धरातल के समीप हमारे पास में वायु क्या होती है? पहला कारण तो ये रहा। दूसरे कारण की मैं बात करूं आपसे, यानी जो फर्स्ट रीजन, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं फर्स्ट कारण की, ठीक है ना। अब यदि मैं सेकंड कारण की आपसे बात करूं तो सेकंड कारण क्या आता है कि धरातल के नज़दीक, किसके नज़दीक? धरातल के नज़दीक क्या? धरातल के नज़दीक वायु क्या होती है? वायु भारी होती है। यानी धरातल के नज़दीक वायु क्या होती है? भारी होती है। यानी भारी होती है। इसमें यानी भारी होने का कारण क्या है? यानी वायु, यानी ये भारी क्यों है? यानी किस कारण से हवा क्या है? भारी है। तो धरातल के नज़दीक वाली हवा में यदि मैं बात करूं कि ये भारी क्यों होती है, इसमें जलवाष्प यानी जल कण और धूल के कण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जलवाष्प पाया जाता है। जलवाष्प के साथ साथ इसमें धूल के कण पाए जाते हैं। धूल कण के साथ साथ इसमें क्या पाए जाते हैं? जल कण पाए जाते हैं।
यानी जलवाष्प पाई जाती है, धूलकण पाए जाते हैं, जलकण पाए जाते हैं आदि के कारण से धरातल के नज़दीक वाली जो वायु होती है अर्थात वह वायु क्या होती है, भारी होती है। क्या होती है, भारी होती है। और इसके भारी होने का कारण क्या है, ये भारी होती तो इसका क्या मीन्स है, इसका मतलब ये भारी है तो इसके भारी होने के कारण से क्या हुआ, ये भारी होने के कारण से यानी पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण का, देखिए एक तो हम कौन से विकिरण की बात कर रहे हैं, एक तो हम आपसे बात करते हैं पार्थिव विकिरण की, एक तो हम बात कर रहे हैं आपसे पार्थिव विकिरण की। पार्थिव विकिरण व सौर विकिरण, वह सौर विकिरण का क्या करती है, ये अधिक अवशोषण करती है। क्या कर लेती है, अधिक अवशोषण करती है। इस कारण से धरातल के नज़दीक क्या होता है, टेम्परेचर में अधिकता होती है। देखिए कि वायुमंडलीय उष्मा का प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, भूतल है। तो भूतल होने के कारण से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या आती जाती है, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। हम आगे बात करते हैं धरातल, दूसरा कारण ऊंचाई का सेकंड, यानी जो हमारे पास में अल्टीट्यूड का दूसरा कारण आ रहा है उसकी बात करें कि धरातल के नज़दीक जो वायु क्या है, धरातल के नज़दीक वायु भारी है। भारी होने का कारण क्या है, इसमें जलवाष्प है, इसमें धूल कण है, इसमें जल के कण हैं। तो इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से टेम्परेचर कैसे प्रभावित होता है, यानी ये सारे जो दशाएं हैं वायुमंडल की, ये पार्थिव विकिरण और सौर विकिरण का अधिक अवशोषण करती हैं, अधिक उनको ग्रहण कर लेती हैं। इस कारण से यहाँ धरातल के पास वाला जो टेम्परेचर होता है वो अधिक हो जाता है और ऊंचाई की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आती है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि ऊंचाई का कारक भी किसको प्रभावित करता है, ऊंचाई का कारक भी यानी वायु के तापमान को प्रभावित करने का क्या कर रहा है, वायु को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। हम नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं, स्थल एवं जल का वितरण। हम किसकी बात कर रहे हैं आपसे, हम तीसरे बिंदु की ओर आ रहे हैं और तीसरा बिंदु आ रहा है स्थल एवं जल का वितरण। कौन सा आ रहा हमारे पास में आ रहा है स्थल एवं जल का वितरण। ठीक है ना। देखिए स्थल जल की अपेक्षा सूर्याभी ताप को प्राप्त करके बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। देखिए यदि मैं स्थल पर प्रभाव की बात करूं, किसकी, यानी वायु के जो तापमान है, यदि मैं इसकी बात करूं कि स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में, स्थल जल की वनस्पत या जल की तुलना में सूर्याभी ताप को यानी इंसोलेशन को प्राप्त करके और शीघ्र ही गर्म हो जाता है और तथा शीघ्र ही क्या हो जाता है, शीघ्र ही यानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यानी सूर्याभी ताप की मात्रा को प्राप्त करके और शीघ्र ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हम स्थल की बात कर रहे हैं और तुलना किससे कर रहे हैं, हम जल से कर रहे हैं, क्योंकि स्थल सॉलिड अवस्था में है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो धरातल के अंदर वाले भाग तक नहीं पहुंचती हैं। इस कारण से स्थल वाला भाग सॉलिड होने के कारण से, ठोस होने के कारण से हम आपसे बात कर रहे हैं इस ठोस भाग की, कि यह जो ठोस भाग है ना, इस ठोस भाग में सूर्य की किरणें आती हैं। तो जल की तुलना में स्थल वाला भाग सूर्याभी ताप की मात्रा को यानी इंसोलेशन को प्राप्त करके बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है। अर्थात जो ताप का विकिरण होता है, ताप के विकिरण के कारण से, यानी ताप का यानी सूर्याभी ताप से प्राप्त होने वाली मात्रा और ताप का उत्सर्जन होना ताप के विकिरण के कारण से, यानी ताप विकिरण के कारण से धरातलीय भाग
बहुत जल्दी ही शीतल भी हो जाता है। क्या हो जाता है कि ताप का विकिरण करने के कारण से, यानी ताप का यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होने के कारण से, यानी स्थल वाला भाग शीघ्र ही क्या हो जाता है, शीघ्र ही शीतलता के गुण को भी क्या कर लेता है, शीघ्र ही शीतलता के गुण को भी प्राप्त कर लेता है। कौन से गुण को प्राप्त कर लेता है? शीघ्र ही शीतलता के गुण को भी प्राप्त कर लेता है। यानी जल और स्थल के, यानी इस विशेषता के कारण से, जल और स्थल की इस विशेषता के कारण से, कौन सी विशेषता? जल की और स्थल की इस विशेषता के कारण से यदि हम आपसे बात करें कि वायु के टेम्परेचर पर, वायु के तापमान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी अधिक ही गर्म हो जाना, यानी शीघ्र ही गर्म हो जाना और शीघ्र ही ठंडे हो जाने के कारण से, यानी हम ये कह सकते हैं आपको कि स्थल का प्रभाव और जल का प्रभाव अपने आप में अलग अलग क्या रखता है? प्रभाव रखता है। क्या रखता है? अलग अलग प्रभाव रखता है। ठीक है ना। तो हम ये बात करते हैं महासागर स्थलीय भाग की तुलना में, महासागर स्थलीय भाग की तुलना में देरी से ही तो गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। यानी जो महासागरीय भाग हैं वह महासागरीय भाग स्थलीय भाग की तुलना में, किस भाग की तुलना में? स्थलीय भाग की तुलना में यदि हम आपसे बात करें कि वह देरी से ही तो गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं, इस कारण से महासागरीय भाग में क्या पाई जाती है? समता पाई जाती है, यानी समानता पाई जाती है, यानी मॉडरेट पाया जाता है, समानता पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जलीय भाग धीरे धीरे ही तो गर्म होता है और जलीय भाग धीरे धीरे ही क्या होता है? धीरे धीरे ही ठंडा होने का गुण रखता है। ठीक है ना। यानी महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र स्थलीय प्रभाव के कारण से क्या प्रकट करते हैं? स्थलीय प्रभाव के कारण से विषमता प्रकट करते हैं। महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है ना, वह महाद्वीपों के आंतरिक भाग यानी मुख्य रूप से क्या प्रकटता करते हैं? मुख्य रूप से यानी विषमता को प्रकट करते हैं। स्थलीय प्रभाव के कारण विषमता को यानी प्रकट करते हैं। मैं बात करूं महाद्वीपों के आंतरिक भाग की, यदि हम महाद्वीपों के आंतरिक भाग में चलेंगे तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में वहाँ पर जल नहीं पाया जाता है। जल नहीं पाए जाने के कारण से वहाँ पर स्थलीयता या महाद्वीपीयता का गुण पाया जाता है। तो महाद्वीपीयता का गुण यह है कि सूर्यावी ताप को यानी वह प्राप्त करके बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और सौर विकिरणों के कारण से, सौर विकिरणों का उत्सर्जन के कारण से वह बहुत जल्दी शीतलता को प्राप्त कर लेता है। इस कारण से वहाँ पर क्या पाई जाती है? वहाँ पर विषमता, तापमान संबंधी विषमता पाई जाती है। यदि हम जस्ट इसके अपोजिशन में आए, इसके उल्टे आए, यानी स्थल और जल का वितरण कैसे प्रभावित करता है, तो महासागर धीरे धीरे, महासागर शीघ्र ही तो, महासागर धीरे धीरे ही तो गर्म होते हैं और महासागरों का जल धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इस कारण से महासागरीय जल में मॉडरेट का गुण पाया जाता है, समता का गुण पाया जाता है। यानी महासागरीय जल में, यानी महासागरीय जलवायु में किसका गुण पाया जाता है? महासागरीय जल में यानी समता या मॉडरेट का गुण पाया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ही गर्म होना और धीरे धीरे ही ठंडे होने के कारण से, यानी जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसमें किसी प्रकार का अंतर दिखाई नहीं देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थल और जल का वितरण है, यह भी किसको प्रभावित करता है? यह भी तापमान को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी भूतल पर जल और स्थल के असमान वितरण के कारण से, यानी भूतल पर जल और किसके? स्थल के जो असमान वितरण होता है, यानी भूतल पर जल और जल के साथ साथ यदि हम बात करें स्थल का जो असमान वितरण होता है, इसके कारण से तापमान के वितरण पर अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। तो ये तो हम एक नंबर पर ही बिंदु पड़ जाए ना कि महासागर पर जल और स्थल का क्या प्रभाव पड़ता है? महासागरों पर जल और स्थल का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी
यानी विषमता का प्रभाव पड़ने के कारण से, यानी इसका विषमता का गुण प्रकट करने के कारण से, यानी अक्षांश यानी अक्षांशीय वितरण भी वहाँ के उस क्षेत्र के टेम्परेचर को क्या करता है, अक्षांशीय वितरण भी वहाँ के तापमान को प्रभावित करने का क्या रखता है, क्षमता रखता है। क्या रखता है, क्षमता रखता है। यानी महासागरीय जो क्षेत्र होते हैं, उन महासागरीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय भागों की तुलना में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देरी से अंकित किया जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं, उस महासागरीय क्षेत्रों में जो न्यूनतम और जो अधिकतम तापमान होता है, वह महाद्वीपीय भागों की तुलना में क्या अंकित किया जाता है, देरी से अंकित किया जाता है। क्या अंकित किया जाता है, देरी से अंकित किया जाता है। यदि हम आपसे ऋतु की बात करें, ऋतु की बात करें महासागरों में और महासागरीय भागों पर और महाद्वीपीय भागों पर, तो यदि हम आपसे बात करते हैं महासागरीय भागों पर स्थल की यानी महासागरीय भागों पर यानी गर्मी का यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की विषमता नहीं दिखाई देती है, उसके वनिस्पत महाद्वीपीय भागों पर गर्मी का और सर्दी की ऋतु की दोनों की विषमता दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ का न्यूनतम तापमान और वहाँ का अधिकतम तापमान में काफ़ी अंतर, लंबा अंतर पाया जाता है। क्योंकि हमने ये बात तो पहले ही पढ़ ली है कि स्थलीय भाग जलीय भाग की तुलना में शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ही ठंडा होता है, शीतल होता है। उसके वनिस्पत महासागरीय भाग धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। इस कारण से हम आपसे बात कर रहे हैं कि महासागरीय भाग में समता यानी मॉडरेट का गुण पाया जाता है। इस कारण से वहाँ पर जो टेम्परेचर संबंधी, वायु के जो तापमान संबंधी विषमताएँ हैं, वह विषमताएँ कम दिखाई देती हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्थल और जल का वितरण भी वायु के तापमान को क्या करता है, वायु के तापमान को प्रभावित करने का काम करता है। हम अगले बिंदु की ओर आते हैं और अगला हमारे पास में जो चौथा बिंदु आ रहा है, वह चौथा बिंदु आ रहा है महासागरीय धाराएं। चौथा बिंदु आ रहा है हमारे पास में महासागरीय जो धाराएं हैं, उनमें महासागरीय धाराओं की आपसे बात कर रहा हूँ। महासागरीय धाराएं किसकी बात कर रहे हैं, महासागरीय धाराओं की। देखिए मैं ओशियन करंट्स की बात कर रहा हूँ आपसे। यदि मैं ओशियन करंट्स की आपसे बात करूँ कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार से यानी टेम्परेचर को प्रभावित करने का कार्य करती हैं, क्या यानी किस प्रकार से ये प्रभावित करने का कार्य करती हैं। देखिए मैं आपके पास में एक डायग्राम के माध्यम से यानी मैं इसको यानी एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यदि हम यहाँ इस क्षेत्र की बात करते हैं आपसे कि यह हमारे पास में पृथ्वी का यह एक छोटा प्रतिकृति रूप है, एक छोटा हमारे पास में पृथ्वी का रूप है जिसको मैं ग्लोब का नाम दे रहा हूँ। ये यहाँ पर 0 डिग्री है जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जान रहे हैं, हम भूमध्य रेखा के नाम से इसको जान रहे हैं। यदि महासागरीय धाराएं, देखिए यह भूमध्य रेखा या इसी क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, विषुवत रेखीय जोन भी कहलाता है। यह विषुवत रेखीय क्षेत्र भी कहलाता है। इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में जिस विषुवत रेखीय क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस विषुवत रेखीय में क्षेत्र की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी यह जो जोन है यह हमारे पास में यानी उष्णकटिबंधीय जोन है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यदि मैं इससे आपसे ऊपर चल रहा हूँ, यदि मैं इससे ऊपर चलूँ तो यह मेरे पास में आता है
66.5 डिग्री वाला क्षेत्र, तो मैं इसकी बात करूं तो यह मेरे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। यानी यह मेरे पास में जो क्षेत्र आ रहा है यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी यानी ये टेम्परेट जोन आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है ना। यानी ये तो ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। यानी ये तो हमारे पास में कौन सा जोन आ रहा है? ये तो ट्रॉपिकल जोन आ रहा है और ये हमारे पास में टेम्परेट जोन आ रहा है, ठीक है ना। और मैं यहाँ इस वाले क्षेत्र की आपसे बात करूँगा तो यह हमारे पास में शीत कटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यह क्षेत्र शीत कटिबंधीय क्षेत्र आ रहा है। जब मैं आपसे ये बात करूँ कि कोई जल की धारा यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र से, यानी कोई जल की धारा विषुवत रेखीय क्षेत्र से, यानी कोई जल की धारा विषुवत रेखीय क्षेत्र से, अर्थात कौन से क्षेत्र से? यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र से, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। यानी कोई जल की धारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। कहाँ जाती है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। देखिए, निम्न अक्षांश से कहाँ जा रही है? निम्न अक्षांश से, यानी उच्च अक्षांश की ओर, उच्च अक्षांश की ओर जाती है। यानी कोई धारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। कहाँ जाती है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाती है। तो इस धारा के द्वारा तापमान को क्या किया जाएगा? तापमान वृद्धि की जाएगी। क्या की जाएगी? तापमान में इंक्रीज, टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाएगा। किसमें? तापमान में इंक्रीज करने का कार्य किया जाएगा। अब देखिए, यदि कोई धारा यदि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आती है, अगला हमारे पास में नोट क्या आया? अगला नोट ये आया कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जलधारा का चलना किसको प्रदर्शित करेगा? यानी न्यूनतम टेम्परेचर को, अर्थात तापमान में कमी को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? तापमान में डिक्रीज करने का कार्य किया जाएगा। तापमान में कमी, तापमान ह्रास का कार्य किया जाएगा, या तापमान में क्या होगी? तापमान में कमी होगी। देखिए, यदि कोई जल की धारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगी तो वह वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी? वहाँ के तापमान को बढ़ा देगी। यदि कोई जल की धारा यदि उच्च अक्षांश से, अर्थात ध्रुवों से, मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? अर्थात ध्रुवों से चलेगी और ध्रुवों से चल के कहाँ जाएगी? वह यदि भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर जाएगी तो वह उस स्थान के तापमान में क्या कर देगी? उस स्थान के तापमान में कमी कर देगी। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, ये यहाँ पर 90 डिग्री भाई ध्रुव है, ये उत्तरी है, ये नॉर्थ पोलर है,
और ये साउथ पोलर है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि महासागरीय धाराएं भी यानी तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं। महासागरीय धाराओं के द्वारा भी तापमान को बढ़ाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। हम नेक्स्ट